केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया है। केंद्र ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी घर घर या राशन योजना लागू होने से ठीक पहले उस पर रोक लगा दी है। आज सुबह ठीक 11 बजे केजरीवाल खुद इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसी मुद्दे पर विवाद बढ़ने वाला है। कभी ऑक्सीजन की लड़ाई तो कभी वैक्सीन पर विवाद, जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज्यादा लोगों को, तो कभी अधिकारों पर आर पार। केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच जारी खींचतान में अब एक नए मुद्दे ने एंट्री ले ली है और ये मुद्दा है घर घर राशन पहुंचाने का, केजरीवाल सरकार की योजना का, जिस पर केंद्र सरकार ने अब ब्रेक लगा दिया है। हफ्ते भर बाद ही ये योजना दिल्ली में लागू होनी थी। सरकार की ओर से तैयारियां भी हो चुकी थीं, लेकिन इजाजत नहीं मिली तो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद की नई तलवार खिंच गई। आम आदमी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया, केजरीवाल सरकार घर घर राशन योजना से राशन माफिया पर लगाम लगाना चाहती थी। 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना एक हफ्ते बाद लागू होनी थी। केंद्र सरकार ने अनुमति न लेने का बहाना बनाकर गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली इस योजना को रद्द किया। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 मई को कैबिनेट की बैठक में मुफ्त राशन योजना पर फैसला लिया था और 18 मई को इस योजना को लागू करने का ऐलान किया था। दावा किया गया था कि इस योजना से दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को सीधा फायदा होगा। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। लेकिन उपराज्यपाल ने ये कहते हुए योजना की फाइल वापस कर दी थी कि इसे दिल्ली में लागू नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की ओर से कहा गया कि घर घर राशन योजना को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। इसके साथ ही योजना को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा है। एलजी की इन दलीलों को दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही कहा कि केजरीवाल सरकार साल 2018 से 6 बार केंद्र को चिट्ठी लिखकर इस योजना की जानकारी दे चुकी है, फिर भी इसे मंजूरी नहीं दी जा रही है। इमरान हुसैन ने ये भी कहा कि कोर्ट ने योजना पर स्टे नहीं लगाया है, ऐसे में लोगों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली इस योजना पर रोक लगाना सही नहीं है। विवाद के बीच आपको ये भी बता दें कि आखिर केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना है क्या। इस योजना के तहत कार्ड धारकों के घर तक राशन पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। इसके तहत लाभार्थी को 4 किलो आटा, 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी घर पर ही दी जाएगी। 24 मई को योजना पर स्वीकृति के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से उप राज्यपाल को योजना की फाइल भेजी गई थी, लेकिन तब भी इसे मंजूरी नहीं मिल सकी थी। अब इस योजना के लागू होने से ठीक पहले रोक से केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच टकराव बढ़ना तय है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि सीएससी की ताजा रिपोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर से शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा असर की बात कही गई है। वहीं दूसरी लहर ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना कहर मचा रहा है और इसके बावजूद वैक्सीन को लेकर लोग सजग नहीं हैं। एक तरफ वैक्सीन की कमी तो दूसरी तरफ जागरूकता की। एक तरफ वायरस का डर तो दूसरी तरफ वैक्सीन से डर। गांव कस्बों में खौफ का माहौल। परेशानी यह है कि जिस वैक्सीन से सुरक्षा मिलनी है, उसी से गांव के लोग डरे हुए हैं। एक तरफ शहरों में कोरोना की दूसरी लहर कुछ थमती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ
देश के ग्रामीण इलाकों में बिल्कुल अलग तस्वीर सामने है, जो बेहद खतरनाक है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की ताजा रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर से शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं। CSE की रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में देश में कुल संक्रमित मरीजों में ग्रामीण इलाकों से 53% मरीज थे, जबकि कुल मौतों का 52% ग्रामीण इलाकों से। कोविड से हर दूसरा नया मामला और तीसरी मौत भारत के ग्रामीण इलाकों से हुई। CSE की एनालिसिस बहुत स्पष्ट तरीके से एक चीज़ दिखाती है कि सेकेंड वेव रूरल इंडिया पे ज़्यादा भारी पड़ा है। अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के महीने में पहली बार रूरल इंडिया में ज़्यादा जाने गई हैं कोविड-19 के कारण। और अगर हम मई की बात करें, ये ट्रेंड और बुरा हो जाता है, क्योंकि मई में पहली बार दोनों केसेस और डेथ्स ज़्यादा होती है रूरल इंडिया में। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 76% ज्यादा डॉक्टरों, 56% ज्यादा रेडियोग्राफरों और 35% अधिक लैब टेक्नीशियंस की जरूरत है। रूरल इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही बुरी हालात में है। दो परेशानियां हैं वहाँ पर। एक ये है कि जितने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए हमारे रूरल इंडिया के पॉपुलेशन के लिए, उतने मौजूद नहीं हैं। और दूसरी परेशानी ये है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स और अलाइड स्टाफ, उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। इस रिपोर्ट से ये समझ में आता है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस काफी बुरी तरीके से फैल चुका है। इस समय डेटा जिलों के हिसाब से शेयर किया जाता है। सारे जिलों में कितने केसेस और कितने डेथ्स हैं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय हमें बताता है। लेकिन अधिकारियों का ये मानना है कि यही डेटा अगर रूरल और अर्बन जिलों के हिसाब से शेयर किया जाए तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस हद तक ये बीमारी गांव देहात में फैल चुकी है। ग्रामीण इलाकों में सिर्फ स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी नहीं है, बल्कि लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता की जबरदस्त कमी है। वैक्सीन को लेकर लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ है। अफवाहों पर यकीन ऐसा कि सारी कोशिशें बेकार हैं। बहुत आदमी लोगों को बुखार आया था, बहुत आदमी लोग लेके मर भी गए। ऐसी बात नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट ऐसा भी है कि बहुत आदमी लोग लिए बर्दाश्त नहीं कर सका, मर भी गया बहुत आदमी, समझे। असल में अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया था, कोई नोबेलिस्ट है जो आप इंजेक्शन लेने के बाद में आपका लाइफ का स्पैन 2 इयर्स मैक्सिमम ये है। और दूसरा जो है, जो ऐसा भी आ रहा है कि वो उसको करने से आपका वो बच्चा नहीं होगा। डर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है क्योंकि वहां जागरूकता की कमी है और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास सही सूचना पहुंचे और आप भी आगे सही सूचना दें। लेकिन जब ये हालात रहेंगे तो गांव में कोरोना को कौन रोकेगा? जरूरी है तीसरी लहर की दस्तक से पहले वैक्सीनेशन तेज किया जाए। मेडिकल टीम लोगों को जागरूक करे, स्थानीय MLA और इलाके के MP लोगों को सही बातें बताएं, समझाएं, सरकारी अधिकारी कैंप करें। अगर ये तुरंत नहीं हुआ तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और सरकार के बीच तल्खी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले तो ट्विटर ने IT नियमों की अनदेखी की और उपराष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लू टिक हटा दिया। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। सरकार की चेतावनी के बाद ट्विटर ने सभी अकाउंट्स पर ब्लू टिक बहाल कर दिया है। लेकिन इस हरकत से अब सरकार और ट्विटर के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। भारत में ट्विटर की चिड़िया फिर से फड़फड़ाने लगी है। इसका शोर फिर से तेज हो गया क्योंकि भारत सरकार के नया कानून की नजर उसे शायद चुभने लगी है। नए IT नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच विवाद की नई किस्त सामने आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को फाइनल नोटिस भेजा गया है। ताजा नोटिस में सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि ट्विटर या तो नियम माने या फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल काफी समय से चले आ रहे इस विवाद में तड़का उस वक्त लगा जब ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया, यानी वो अकाउंट अनवेरिफाइड करार दे दिया गया। हालांकि जब बवाल मचा तो ट्विटर ने यू टर्न लेते हुए कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकाउंट का वेरिफिकेशन बहाल कर दिया। सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर ने सफाई दी कि वेंकैया नायडू का अकाउंट काफी समय से लॉगिन नहीं हुआ और ट्विटर नियम के तहत ब्लू टिक हटाया गया।
सरकार ने कई बार साफ किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत का कानून मानना ही होगा। बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, संघ के वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट से भी ट्विटर ने खिलवाड़ किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी वेरिफिकेशन वाला ब्लू टिक हटा दिया गया है। संघ के दूसरे बड़े नेताओं के अकाउंट भी इस दायरे में आए हैं। इसमें संघ के सरकारवाह सुरेश जोशी, सरकारवाह सुरेश सोनी और सह सरकारवाह अरुण कुमार शामिल हैं। हालांकि विवाद और सरकार की सख्ती के बीच ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख और बड़े नेताओं के अकाउंट पर ब्लू टिक फिर से बहाल कर दिया, लेकिन अकाउंट से ब्लू टिक हटाने को लेकर ट्विटर की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई। ये सब ट्विटर हैंडल्स जो है वेरीफाई हुए थे, तो जितनी डिटेल मांगी गई थी उतनी डिटेल दी गई थी, उसके बाद ही वेरिफिकेशन का ब्लू टिक आया था। अब यदि ब्लू टिक हटा है तो इसका भी एक कारण जो है वो ट्विटर को बताना चाहिए किस कारण से ये ब्लू टिक हटाया गया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का डिजिटल सामंतवाद है जो ट्विटर जैसी कंपनीज जो हैं वो भारत में चलाना चाहती हैं। दूसरी तरफ हालांकि ट्विटर की दलील है कि जिन लोगों का अकाउंट काफी वक्त से इस्तेमाल नहीं होता, उनके अकाउंट से एक तय समय के बाद ब्लू टिक हट जाता है। हालांकि 25 फरवरी को बनाए गए नए आईटी नियमों में सरकार ने साफ कर दिया था कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के 50 लाख से ज्यादा यूजर होंगे, उन्हें भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ट्विटर की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में बताया गया था कि उसने 28 मई को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नहीं है और अब नए नोटिस का हंटर इस विवाद को और आगे ले गया है। आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा नेता धर्मेंद्र यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि जेल से रिहाई के बाद की तस्वीरें हैं। औरैया का रहने वाला धर्मेंद्र यादव गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद था। कल उसकी रिहाई हुई, उसके बाद समर्थकों का काफिला निकला, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों को लेकर जांच और सही पाए जाने पर अब एक्शन की बात कही जा रही है। बड़ी खबर पहले, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। अच्छी खबर है सुबह सुबह की। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि 82 दिन बाद सबसे कम मामले सामने आए हैं और 24 घंटे का आंकड़ा भी देख लीजिए, 414 नए बीमार। इससे पहले 15 मार्च को कोरोना के 368 नए मामले सामने आए थे। आर्थिक राजधानी मुंबई में एक दिन में 1000 से कम मामले सामने आए हैं और 24 घंटे की बात करें तो 866 केस मिले हैं। बाकी राज्यों की बात कर लेते हैं। हालांकि तादाद वहां भी घट रही है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का जिक्र करें तो वहां पर भी फिलहाल केसेस कम हो रहे हैं। 24 घंटे में हालात क्या हैं? अब दिल्ली का जिक्र अगर करें, 15 मार्च जहां पर 368 केस सामने आए थे, उसके बाद 5 जून 414 मामले सामने आए हैं। 82 दिन में कोरोना के मामले। 2 बड़े शहरों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, मुंबई और दिल्ली का। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 866 केस, दिल्ली में 414। मुंबई में 29 ने अपनी जान गंवाई, दिल्ली में 60 लोगों की जान चली गई कोरोना की वजह से। तो कोरोना के केस घटने के बाद अब दिल्ली में रियायत देने की तैयारी है। बाजार और दफ्तरों समेत कई क्षेत्रों को छूट दी जाने वाली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार से होने वाले अनलॉक के ऐलान किया, साथ ही चेताया कि इस ढील के बीच हमें सावधानियां जरूर बरतनी होगी ताकि कोरोना का खतरा राजधानी पर फिर से न बढ़े। राजधानी पर कोरोना की मार और इससे मची अफरा तफरी। करीब 2 महीने दिल्ली का हाल कुछ ऐसा रहा कि लोगों के साथ सरकार भी चिंता में आ गई। अब जब राजधानी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है, तो सरकार ने तमाम सख्तियों को
कम करने की तैयारी शुरू कर दी। करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार से कुछ पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को उनके काम पर वापस लौटने का रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत सोमवार से कई क्षेत्रों में छूट दी जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ। सोमवार से दिल्ली के सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे, लेकिन ऑड इवन व्यवस्था के तहत, यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाकी आधी दुकानें दूसरे दिन। हालांकि अलग थलग दुकानें रोजाना खोलने की इजाजत है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। लंबे वक्त के लॉकडाउन के बाद आखिरकार दिल्ली अनलॉक होने जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक इलाके में। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब दिल्ली जो अनलॉक होगी उसमें एक बार फिर से ऑड इवन का फॉर्मूला जो है वो अपनाया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद है चांदनी चौक की तमाम दुकानों पर। आपको नजर दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी से दुकानों के बाहर ऑड इवन फॉर्मूला के जो नंबर्स है वो यहाँ पर लगने शुरू हुए हैं, ताकि सोमवार से जब दिल्ली अनलॉक हो तो सिर्फ ऑड नंबर के या इवन नंबर के दुकानदार ही दुकान खोलने के लिए आए। ये एक बड़ी राहत जो है वो दिल्ली के तमाम व्यापारियों को मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कई सरकारी दफ्तर पहले भी आवश्यक सेवा के तहत चालू थे, लेकिन सोमवार से सभी सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खुल जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी अधिकारी आ सकेंगे, जबकि बाकी के कर्मचारियों की क्षमता आधी होगी। इसी तरह आधी क्षमता के साथ निजी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। केजरीवाल सरकार के ऐलान से निजी दफ्तरों में काम करने वाली दिल्ली की बड़ी आबादी के माथे की लकीरें थोड़ी हल्की पड़ी हैं। रोजगार छिन जाने के डर के साए में एक एक दिन घर पर काट रहे लोग अब सोमवार से दफ्तर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। तमाम सरकारी दफ्तरों में भी अगर कहा जाए तो ग्रुप ए के जितने भी कर्मचारी हैं उनका 100% आने की इजाजत जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। ग्रुप बी के जो लोग हैं वो 50% आएंगे, और उसी के साथ साथ जो निजी दफ्तर हैं वहां पर भी 50% की आबादी के साथ कारोबार जो है वो शुरू हो सकेगा, काम शुरू हो सकेगा। थम पड़े दिल्ली मेट्रो के पहिए भी सोमवार सुबह से फेरे लगाना शुरू कर देंगे। मेट्रो को आधी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी गई है। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है, और ई कॉमर्स के जरिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। दरअसल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक काबू में आ चुकी है। दूसरी लहर में दिल्ली में 20 अप्रैल को सबसे ज्यादा 28,395 मरीज दर्ज हुए, जबकि आज यानी 5 जून को नए मरीजों की संख्या सिर्फ 414 है। वहीं 3 मई को दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा 448 मौत दर्ज हुई, जबकि 5 जून को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उनकी तैयारी अगले संभावित खतरे को लेकर है। इस बार कोरोना की जो पीक आई थी, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितने केस आए, लगभग 28,000 के करीब केसेस आए थे एक दिन में, 22 या 23 अप्रैल के आसपास। अगली पीक कितनी हो सकती है, तो ये तय किया गया कि अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके, कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। दिल्ली में रियायतों का दौर पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका था, लेकिन तब सिर्फ फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों की छूट दी गई थी।
इतनी सीमित छूट के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया था। ये सच है कि लॉकडाउन और पाबंदियां लंबे अरसे तक कोरोना से निपटने का तरीका नहीं हो सकती, लेकिन कोरोना वायरस अभी भी कहीं गया नहीं है। लिहाजा रियायतों के नए दौर में भीड़-भाड़ से निपटना दिल्ली वालों के लिए बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली वालों को भी आधी रियायतों के साथ दोगुनी सतर्कता दिखानी है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की। ममता बनर्जी ने टीएमसी में अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी का पद और कद दोनों बढ़ा दिए हैं। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का महासचिव बना दिया और इसी बहाने विरोधियों को बड़ा संदेश दिया है। बंगाल चुनाव में जब ममता के खिलाफ बीजेपी ने दलबल से मोर्चा खोल रखा था, तो ऐसे दौर में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी मजबूती से दीदी के साथ खड़े नजर आए। जब एक एक कर टीएमसी के तमाम बड़े नेता पार्टी से नाता तोड़ रहे थे, तो अभिषेक बनर्जी साए की तरह ममता के साथ खड़े रहे। बंगाल में टीएमसी की बड़ी जीत हुई और इस जीत में अभिषेक बनर्जी की भूमिका बेहद अहम मानी गई। यही वजह है कि अब बंगाल चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की पहली बैठक में ममता बनर्जी ने पार्टी में अभिषेक बनर्जी का कद और पद दोनों बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस की बैठक में पार्टी में कई बड़े बदलाव किए गए और अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का महासचिव बनाया गया। इससे पहले अभिषेक तृणमूल कांग्रेस की यूथ विंग के अध्यक्ष थे। अभी पद सयोनी घोष को सौंपा गया है। इसके साथ काकोली घोष दास्तीदार को टीएमसी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी में अभिषेक बनर्जी का पद बढ़ाने के साथ ममता बनर्जी ने विरोधियों और टीएमसी छोड़ने वालों को भी जवाब दे दिया है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया था। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी सीबीआई की जांच के रडार पर आए थे और जांच एजेंसी ने उन्हें सम्मन भी किया था। बंगाल में चुनावी जीत के बाद भी बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के तेवर कम नहीं हुए हैं। हाल ही में मुख्य सचिव के मुद्दे पर ममता और केंद्र आमने सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर मोदी की जगह ममता की तस्वीर से पश्चिम बंगाल सरकार और बीजेपी में एक और टकराव शुरू हो गया है, जिस पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। पूरा दुनिया देख रहा है कि भारत जैसा एक इतना बड़ा डेमोक्रेसी, 130 करोड़ जनता, इसका नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैसे लीड कर रहे हैं, कैसे ये पेंडेमिक के खिलाफ अपने लड़ाई जारी रखा है। वो सिर्फ विरोध करने का कारण ये सब बोल रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार के पास जितना वैक्सीन है वो जनता को मुहैया कराने के लिए तृणमूल कांग्रेस के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर देश की प्राइम मिनिस्टर ये कर सकता है, व्हाई कैन द चीफ मिनिस्टर वो भी कर सकती है, बिकॉज शी इज ऑल्सो एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। उनके पूरा हक है क्योंकि ये जो वैक्सीन लगाया जा रहा है, इस वैक्सीन को गवर्नमेंट खुद परचेज किए है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप वैक्सीन तो देते नहीं हो, हम मांगते देते नहीं हो एडिक्वेट नंबर ऑफ वैक्सीन, और ऊपर से आप इस तरह का पॉलिटिक्स करते हो। मुद्दा कोई भी हो, मौका कोई भी हो, ममता बनर्जी बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं और अब अभिषेक बनर्जी को पार्टी में आगे कर उन्होंने अपनी नई चाल भी चल दी है। आज तक ब्यूरो।